विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देवव्रत मजूमदार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मुखर्जी मेंशन में अपराध, अध्याय 9, पृथ्वीराज का क्रोध। हे भगवान, पृथ्वीराज वह सही था, उन्होंने उसे पकड़ लिया है। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी द्वारा पहली बार यह सुझाव देने के 10 मिनट बाद कि निशिगंधा अगला शिकार हो सकती है, सौमित्र लड़की के कमरे के बाहर गलियारे में पृथ्वीराज से टकराया। मैंने पूरे घर में खोजबीन कर ली है, उसने कहा। लड़कियों का कहना है कि वह 1 घंटे पहले अपने कमरे में लेटने गई थी। अब उसका कहीं कोई पता नहीं है। पृथ्वीराज कुछ नहीं बोला। पिछले कुछ मिनटों में उसके चेहरे से उसकी बाल सुलभ शांति गायब हो गई थी। एक नई भावना ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया था। वह अत्यधिक अकल्पनीय रूप से क्रोधित था। अपने पूरे जीवन में उसने पहले कभी ऐसा गुस्सा महसूस नहीं किया था। सौमित्र ने देखा कि उसके भीतर का सावधान योजनाबद्ध विशेषज्ञ गायब हो गया है और एक नया आवेगी आक्रामक योद्धा जन्म ले चुका है। सौमित्र, उसने अचानक कहा, भैरवनाथ मुखर्जी पर नजर रखो। उसकी कहानी पूरी तरह सच हो सकती है। यह सुनने में तो वैसी ही लग रही है, लेकिन हम किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठा सकते। उसे मेरे कमरे में ही रखो ताकि जरूरत पड़ने पर वह गलियारे में छिप सके। किसी तरह उसे खाना पहुंचाना होगा और अगर संभव हो तो बाकी लोगों का हौसला बढ़ाओ। सौमित्र ने चिंतित नजरों से उसकी ओर देखा। तुम क्या करने जा रहे हो? पृथ्वीराज ने दांत भींच लिए। मैं उनसे मिलने जा रहा हूं, उसने कहा। अब बहुत हो चुका ये खेल। अब किसी न किसी तरह की बात साफ होनी ही चाहिए। धत्त तेरे की, उन्होंने मेरी लड़की को पकड़ लिया है। इतना कहकर उसने एड़ी घुमाई और गलियारे में तेज कदमों से बढ़ गया। एक हरे कपड़े वाला दरवाजा उस हिस्से को बाकी घर से अलग कर रहा था जहां विलियम स्मिथ ने अपना मुख्यालय बना रखा था। पृथ्वीराज ने बिना रुके उसे पार किया और उस कमरे के दरवाजे तक पहुंच गया जो कभी कर्नल नगेंद्रनाथ मुखर्जी का शयन कक्ष हुआ करता था। उसने जोर से दरवाजा खटखटाया और तुरंत ही दरवाजा खुल गया। सामने एक भारी भरकम सांड जैसे दिखने वाला आदमी खड़ा था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। पृथ्वीराज ने अनुमान लगाया कि वह नौकरों में से एक होगा। तुम यहां क्या कर रहे हो? उस आदमी ने संदेहपूर्ण स्वर में पूछा। मुझे मिस्टर विलियम स्मिथ से मिलना है, पृथ्वीराज ने कहा और अंदर घुसने की कोशिश की। अचानक घोड़े की लात जितना जोरदार एक प्रहार उसे पीछे धकेलकर गलियारे की दीवार से टकरा गया। विशालकाय आदमी ने उसे घूरते हुए कहा, कोई भी यहां अंदर नहीं जा सकता। मिस्टर विलियम स्मिथ अभी किसी से नहीं मिल रहे हैं, कम से कम 1 घंटे तक तो बिल्कुल नहीं, उसने एक भयावह हंसी के साथ कहा जिससे पृथ्वीराज के शरीर में ठंडक दौड़ गई। देखो, पृथ्वीराज ने कहा, यह बहुत जरूरी है। मुझे मिस्टर विलियम स्मिथ से मिलना ही होगा। क्या यह तुम्हारी दिलचस्पी बढ़ाता है? उसने अपनी जेब से एक नोटों का बटुआ निकाला। आदमी आगे बढ़ा और पृथ्वीराज को गुस्से से घूरने लगा। उसका लाल चेहरा और भी गहरा पड़ गया। अचानक उसकी मोटी हथेली पृथ्वीराज की गर्दन पर कस गई। तुम लोगों को अब तक यह एहसास नहीं हुआ है कि तुम किससे खेल रहे हो, उसने गुर्राते हुए कहा। यह कोई बच्चों का खेल नहीं है। हम 9 लोग हैं, हमारे पास हथियार हैं और हमारे सरदार के लिए यह कोई मजाक की बात नहीं। उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। हमारा मालिक किसी के आदेश नहीं मानता, वह अपने ही नियम बनाता है और तुम बहुत जल्द यह जान जाओगे। इस वक्त वह किसी से नहीं मिल रहा क्योंकि वह एक महिला से बात कर रहा है और जब तक वह उससे फारिग नहीं हो जाता मैं तुम्हारा कोई संदेश नहीं पहुंचाने वाला। अब दफा हो जाओ, अगर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं तो। आखिरी शब्दों के साथ उसने पृथ्वीराज को गर्दन से पकड़कर ऐसे फेंका जैसे कोई छोटे कुत्ते को झटक दे। वह वापस कमरे में गया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। अंदर से भारी बोल्ट बंद होने की आवाज आई। पृथ्वीराज किसी तरह लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और गुस्से में दरवाजे पर घूंसे मारने लगा। कुछ देर तक यूं ही पागलों की तरह दरवाजे पर प्रहार करता रहा, फिर हार कर पीछे हट गया। यह भारी ओक का दरवाजा तो जैसे एक दीवार की तरह मजबूत था, इसे तोड़ पाना नामुमकिन था।
वह हताश खड़ा रहा। दिल में निशिगंधा की सुरक्षा को लेकर भय और गुस्से का बवंडर उमड़ रहा था। तभी कहीं दूर से उसे एक दबा दबा सा चीखने की आवाज सुनाई दी। उस पर इसका प्रभाव तत्काल हुआ। उसका बेबस क्रोध गायब हो गया और वह फिर से ठंडे दिमाग और तर्कसंगत सोच में लौट आया। निशिगंधा को बचाने का उसका एकमात्र मौका यही था कि वह किसी और रास्ते से भीतर घुसे, विलियम स्मिथ की पूछताछ में किसी असुरक्षित बिंदु से हस्तक्षेप करे और वहां पहुंचकर बिना इस बात की परवाह किए कि जर्मन उससे बदला लेगा, लाल बटुए और उसके अंदर मौजूद रहस्यमयी चीजों के बारे में सब कुछ उजागर कर दे। भैरवनाथ मुखर्जी को संभवतः उसी कमरे के आसपास कैद किया गया था जहां विलियम स्मिथ ने उससे पहले निपटा था। इसलिए यह संभव था कि अलमारी से गुजरने वाला गुप्त रास्ता उसे सीधे निशिगंधा तक पहुंचा दे। वह तुरंत मुड़ा। समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं था। हो सकता है कि इस क्षण भी विलियम स्मिथ वही तरीके अपना रहा हो जो उसने उस दिन भैरवनाथ मुखर्जी से कबूल करवाने के लिए किए थे। यह सोचकर ही पृथ्वीराज का मन घृणा से भर गया और वह तेजी से गलियारे से अपने कमरे की ओर भागा। आश्चर्यचकित भैरवनाथ मुखर्जी को एक ओर धकेलते हुए उसने अलमारी का दरवाजा झटके से खोला और शेल्फ के पीछे के पैनल को जोर से धक्का दिया। वह उसके भार से झुक गया और एक गहरी अंधेरी जगह प्रकट हो गई। पृथ्वीराज ने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और सामने रोशनी डाली। रास्ता लकड़ी से बना था और बहुत धूल भरा था। इसमें कोई शक नहीं था कि इसे वर्षों से किसी ने इस्तेमाल नहीं किया था, जब तक कि उस दोपहर भैरवनाथ मुखर्जी इसे संयोग से नहीं खोज बैठा था। रास्ता बहुत संकरा था, इतना कि एक आदमी केवल घुटनों के बल रेंगकर ही उसमें से गुजर सकता था। लेकिन पृथ्वीराज ने बिना झिझक उसमें प्रवेश कर लिया। भीतर की हवा असहनीय रूप से बांसी थी और जैसे ही वह आगे बढ़ा उसके सामने चूहों की सरसराहट सुनाई दी। उसने टॉर्च आगे बढ़ाई और आगे बढ़ता गया। अंततः वह उन सीढ़ियों तक पहुंच गया जिनका जिक्र भैरवनाथ मुखर्जी ने किया था। वे खड़ी और ठोस थीं, सीधे ऊपर अंधकार में समाती हुई। उसने सावधानी से चढ़ाई शुरू की और जल्द ही खुद को एक ठोस फर्श से सटे हुए पाया। थोड़ी और जांच पड़ताल करने पर उसे एक कुंडी मिली, जिसे खोलते ही ट्रैपडोर धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। उसे खुद को पीछे खींचना पड़ा ताकि वह दरवाजे के नीचे ना आ जाए। जिस यंत्र को भैरवनाथ मुखर्जी ने पुरानी साइकिल का टुकड़ा कहा था, वह वास्तव में एक पुराना लोहे का उपकरण था जिसे पैडल से दबाने पर ट्रैपडोर खुल जाता था। जैसे ही उसने इसे खोला, पृथ्वीराज खुद को ऊपर खींचकर खुले स्थान में ले आया, जिसे वह जानता था कि यह एक बड़ी संदूक जैसी संरचना होगी। ढक्कन नीचे था। उसने कुछ क्षणों तक सांस रोककर सुना। पीछे चूहों की हलचल के अलावा उसे कुछ नहीं सुनाई दिया। अंततः बहुत सावधानी से उसने अपने हाथ ऊपर उठाए, ढक्कन को कुछ इंच धकेला और बाहर झांका। वहां कोई नहीं था। वह चुपचाप संदूक से बाहर निकला। वह एक लंबी मेहराबदार छत वाले कमरे में था, जो उस जमाने का अवशेष था जब मुखर्जी मेंशन मठ हुआ करता था। इसकी पत्थर की दीवारें बिना पैनलों के थीं और ऊपर की ओर एक छोटी सी खिड़की लोहे की सलाखों से जकड़ी हुई थी। यह, जैसा कि भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा था, भंडार कक्ष की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था और तरह तरह के पुराने सामानों से भरा हुआ था। पृथ्वीराज ने उत्सुकता से एक दरवाजे की तलाश की और उसे दीवार में चिमनी के पास ही पाया। यह छोटा, लोहे का बना था और भारी था। उसने सावधानी से उसे खोला और राहत की सांस ली जब पाया कि यह अंदर से बंद नहीं था। इसका मतलब था कि भैरवनाथ मुखर्जी के भागने की बात अब तक पता चल चुकी थी। उसने अपने कदम संभाले। विलियम स्मिथ तक पहुंचने से पहले पकड़े जाने की उसकी कोई इच्छा नहीं थी। दरवाजा एक छोटे पत्थर के लैंडिंग पर खुला, जहां दो और समान दरवाजे थे। उसके ठीक सामने एक संकरी, घुमावदार सीढ़ी नीचे जा रही थी। उसने ध्यान से सुना, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। इसका मतलब था कि विलियम स्मिथ की पूछताछ इस मंजिल पर नहीं हो रही थी। इसलिए वह धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा, दीवार से सटकर चलते हुए। जैसे ही वह पहली मोड़ पर पहुंचा, एक आवाज ने उसे जड़ कर दिया। वह सांस रोके खड़ा रहा।
वह धीमी घुटी घुटी आवाजों की सरसराहट थी, कहीं बहुत पास से। उसने ध्यान से सुना, शब्दों को पहचानने की कोशिश की। सीढ़ियां एक छोटे ओक के दरवाजे पर खत्म हो गईं, जिसके दाईं ओर एक संकरी गली अंधेरे में जा रही थी। दरवाजे के दूसरी ओर उसे स्पष्ट रूप से विलियम स्मिथ की भारी जर्मन आवाज सुनाई दी, गंभीर और धमकाने वाली। पृथ्वीराज ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे दरवाजे की कुंडी दबाई। दरवाजा बिना किसी आवाज के खुल गया। वह इसमें से गुजरते हुए यह उम्मीद कर रहा था कि वह सीधे कर्नल के शयन कक्ष में पहुंचेगा, लेकिन उसकी हैरानी की कोई सीमा न रही जब वह खुद को एक बड़े अलमारी नुमा स्थान में खड़ा पाया। वहां की हवा दमघोंटू गर्म थी। तभी उसे समझ आया कि वह उन छिपने की जगहों में से एक में था जो प्राचीन चिमनियों के किनारों में बनाई जाती थीं। निश्चित ही यह वही स्थान था जिसने भैरवनाथ मुखर्जी को उस समय निगल लिया था जब वह हॉल के कालीन से अचानक गायब हो गया था। हो सकता है कि उसके पीछे जो गुप्त रास्ता था वह सीधे उसी बड़े गंभीर कमरे में जाता हो। जहां वह खड़ा था वहां से कमरे के बाहर की हर आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। विलियम स्मिथ की गुस्से से भरी गरजती हुई आवाज अचानक बहुत नजदीक सुनाई दी। बोलो, वह चिल्लाया, तुम क्या जानते हो? सब कुछ, पूरा सच, कुछ भी मत छुपाओ। फिर जैसे वह कमरे में किसी और की ओर मुड़ा, उसने विस्फोटक गुस्से से कहा, उसे रोने से रोको, उसे बोलने पर मजबूर करो। फिर एक नरम, छोटी लेकिन पहचानने योग्य आवाज आई और निशिगंधा चीख उठी। पृथ्वीराज की आंखों के सामने गहरा लाल अंधड़ छा गया और उसने खुद को पास के लकड़ी के पैनल पर पूरी ताकत से दे मारा। वह उसके भार से टूट गया और वह एक हथगोले की तरह विलियम स्मिथ की पूछताछ के बीचों बीच जा गिरा। जब पृथ्वीराज ने खुद को संभाला तो उसने पाया कि वह कर्नल नगेंद्र नाथ मुखर्जी के बेडरूम में नहीं था जैसा कि उसने सोचा था, बल्कि एक छोटे और अधिक भव्य कमरे में था जो शायद उसके साथ ही जुड़ा हुआ था। कमरे की दीवारें किताबों से सजी हुई थीं और इसे संभवतः अध्ययन कक्ष या पुस्तकालय के रूप में उपयोग किया गया था। कमरे के एक सिरे पर एक भारी ओक की मेज रखी थी जिसके पीछे विलियम स्मिथ बैठा था। उसका चेहरा हमेशा की तरह भावहीन था और उसके विशाल हाथ उसके सामने रखे कागजों पर टिके हुए थे। उसके सामने जेसी हेनरी खड़ा था जो निशिगंधा की ओर देख रहा था, जो एक कुर्सी पर बैठी थी। उसके पास एक आदमी झुका हुआ था जिसे पृथ्वीराज ने पहले कभी नहीं देखा था। निशिगंधा रो चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर के बावजूद उसकी संकरी भूरी आंखों में अभी भी साहस की एक झलक थी। वह पूरे आत्मसम्मान के साथ बैठी थी। पृथ्वीराज की अचानक और अप्रत्याशित एंट्री ने सभी को चौंका दिया, लेकिन वह फिर से खड़ा हो गया इससे पहले कि विलियम स्मिथ कुछ कहता। जर्मन व्यक्ति की फीकी भावहीन आंखें उस पर टिक गईं। तुम, उसने अपनी टेढ़ी मेढ़ी अंग्रेजी में कहा, कितने मूर्ख हो तुम। अब जब तुमने अपनी बारी से पहले ही आकर गलती कर दी है तो अब तुम यहीं रहोगे, बैठ जाओ। जब पृथ्वीराज ने उसकी ओर घूर कर देखा तो उसने बिना किसी हाव भाव के वही शब्द और जोर से दोहराए। यह आदमी अविश्वसनीय रूप से स्थिर और निश्चल था। पृथ्वीराज वहीं खड़ा रहा। उसका गुस्सा अब उस पर हावी हो रहा था। उसका लाल बालों वाला सिर खड़ा हो गया था और उसका गोल चेहरा क्रोध से सफेद और कठोर हो गया था। मैं तुमसे बात करने की जिद करता हूं, वह गरजा। औरतों को डराने धमकाने का यह खेल अब बंद होना चाहिए। तुम इससे क्या हासिल कर रहे हो? क्या तुमने इस लड़की से कुछ भी मूल्यवान जानकारी प्राप्त की? उसका स्वर तिरस्कारपूर्ण हो गया। बिल्कुल नहीं, तुम खुद को मूर्ख बना रहे हो। विलियम स्मिथ ने उसे निर्निमेष घूरते हुए सुना, बिना किसी भाव के, बिना किसी हरकत के। हेनरी, उसने कहा, बताओ, यह मूर्ख लाल बालों वाला युवक कौन है जिसे अपनी आवाज सुनने का इतना शौक है? हेनरी उसकी ओर झुका। उसके झुके हुए सफेद बाल और उसकी चमकती आंखें उसे और भी डरावना बना रही थीं। उसने अपने शब्दों पर जोर देने के लिए अपने हाथों को नर्म हाव भाव में हिलाया। इसका नाम पृथ्वीराज है, उसने कहा। यह एक मेडिकल डॉक्टर है, एक पैथोलॉजिस्ट, बाहरी घावों और उनके कारणों का विशेषज्ञ। इस क्षेत्र में इसे कोलकाता पुलिस से कई बार परामर्श मिला है।
शुभेंदुनाथ मुखर्जी का विश्वविद्यालय मित्र होने के नाते इसके यहां आने के पीछे कोई छुपा हुआ उद्देश्य होने की संभावना नहीं है। विलियम स्मिथ ने बिना पलक झपकाए पृथ्वीराज की ओर देखा। तो ये कोई जासूस नहीं है, हां? नहीं, हेनरी ने जोर देते हुए कहा। यह स्पष्ट है, भारतीय जासूस एक अलग ही नस्ल के होते हैं। वे पहली नजर में पहचाने जा सकते हैं। जो कोई भी कोलकाता पुलिस बल के बारे में जानता है वह कभी भी डॉक्टर पृथ्वीराज को उसका हिस्सा नहीं समझ सकता। विलियम स्मिथ ने गहरी आवाज में गुर्राया। तो उसने कहा और पृथ्वीराज की ओर वापस मुड़ा। तुम सिर्फ एक जिद्दी सामान्य युवक हो जो नीचे बाकी लोगों की तरह सोचता है कि यह पूरा मामला बस एक नाटक है, एक मेलोड्रामा जिसे खास तौर पर इसलिए रचा गया है ताकि तुम और तुम्हारे साथी लड़कियों के सामने खुद को नायक के रूप में पेश कर सको। उसकी आवाज में हल्का सा बदलाव आया, हालांकि उसका चेहरा अभी भी निश्चल था। यह पुराना घर तुम्हारी इस नाटकबाजी के लिए उपयुक्त हो सकता है, लेकिन मैं इस थिएटर का मुख्य पात्र, मैं कोई नाटक नहीं कर रहा। वह रुका और पृथ्वीराज कुछ कहने ही वाला था कि विलियम स्मिथ ने उसे फिर से चुप करा दिया। उस संपत्ति को वापस पाने के लिए उसने दोहराया, किसी भी कीमत पर। मैं कोई खेल नहीं खेल रहा। मैं अलमारी से कूदकर कोई नायक बनने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं दिखावा नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि वह लड़का जिसने अपनी मोटर कार लेकर भागने की कोशिश की थी और वह पागल व्यक्ति जो ऊपर के कमरे से भागा जहां मैंने उसे बंद किया था, वे अब मेरी बात समझ चुके हैं। यह लड़की भी अब तक समझ चुकी होगी और बाकी सभी भी जल्दी ही इसी तरह आश्वस्त हो जाएंगे। पृथ्वीराज का गुस्सा इस धमकी भरे भाषण के बावजूद कम नहीं हुआ और जब उसने बात की तो उसकी आवाज ठंडी और बहुत औपचारिक थी। अगर आप अपनी ये धमकियां पूरी करते हैं हेयर एबरहार्ड वॉन फाबर, उसने कहा, तो आप बस अपना समय बर्बाद कर रहे होंगे। हेनरी इस नाम को सुनकर चौंक गया, लेकिन जर्मन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मानो उसने सुना ही ना हो। तुम्हारा पैकेट मेरे पास था, पृथ्वीराज ने तीखे स्वर में कहा। वे ध्यान से सुन रहे थे और उसने विलियम स्मिथ की फीकी आंखों में हल्का सा बदलाव महसूस किया। और सुबह, इससे पहले कि तुम्हें हमें इस बंधन में डालने का साहस हुआ, मैंने इसे अपने बेडरूम की चिमनी में जला दिया। वह रुक गया, उसकी सांसें तेज हो गईं। अब सच्चाई सामने आ चुकी थी। अब वे उसके साथ जो चाहे कर सकते थे। जर्मन का उत्तर उतना ही ठंडा और तिरस्कारपूर्ण था जितना पृथ्वीराज का खुद का लहजा। इस परिस्थिति में तुमसे यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि तुम पर विश्वास किया जाएगा, उसने कहा। क्या हर बड़े अपराध के बाद जिसमें सार्वजनिक रुचि होती है 4-5 मूर्ख पुलिस के पास जाकर उस अपराध को कबूल नहीं करते? क्षमा करना, लेकिन तुम भी उन्हीं में से एक लगते हो, डॉक्टर पृथ्वीराज। उसने आखिरी शब्द पर हंस दिया और उसके बिना भाव वाले चेहरे से निकली यह गहरी हंसी कुछ अस्वाभाविक और अमानवीय सी लगी। पृथ्वीराज ने अपनी जेब में हाथ डाला और लाल रंग का वॉलेट बाहर निकाला। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि न तो विलियम स्मिथ और न ही उसके 2 साथियों ने इसे देखकर कोई पहचान का संकेत दिया। उसे धीरे धीरे यह एहसास हुआ कि यह उस वस्तु का कंटेनर नहीं था जिसे वे खोज रहे थे। उसने वॉलेट खोला, अपने कागज निकाले और वॉलेट को जर्मन के सामने मेज पर रख दिया। वे कागज जिनकी तुम्हें तलाश थी इसी वॉलेट की अस्त्र में सिले हुए थे, उसने कहा। मैंने उन्हें निकालकर नष्ट कर दिया। एक क्षण के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। हेनरी आगे झुका और अपनी लंबी नाजुक उंगलियों से केस को उठाया। यह बहुत छोटा है, उसने आखिरकार कहा और जर्मन की ओर मुड़ा। विलियम स्मिथ ने पृथ्वीराज से अपनी नजरें हटाए बिना जवाब दिया। यह बताना असंभव था कि वह क्या सोच रहा था। अगर तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, लाल बालों वाले युवक, उसने कहा, तो क्या तुम मुझे समझा सकते हो कि तुमने उन कागजों को क्यों नष्ट किया जो इस वॉलेट में छिपे हुए थे? क्या तुमने उन्हें पढ़ा था? वे कोड में थे, पृथ्वीराज ने रूखे स्वर में जवाब दिया। हेनरी ने अपनी झाड़ीदार भौहों के नीचे से उसे तीखी निगाहों से देखा और फिर विलियम स्मिथ की ओर मुड़ गया। कोड? उसने कहा।
लेकिन जर्मन ने अब भी उसकी ओर नहीं देखा। वह अब भी पृथ्वीराज को बिना पलक झपकाए घूर रहा था। हो सकता है कि उस वॉलेट में कोई कोड संदेश था, उसने कहा, और हो सकता है तुमने उसे नष्ट कर दिया हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका मेरे यहां आने के असली कारण से कोई लेना देना था। जब तक कि पहली बार उसने हेनरी की ओर देखा। नगेंद्रनाथ मुखर्जी, उसने कहा, और उसके स्वर में एक दबी हुई क्रूरता थी। हो सकता है कि उसने आखिरकार सफल हो ही गया हो। हेनरी चौंक उठा। डबल क्रॉस? उसने पूछा, लेकिन उसकी आवाज धीमी पड़ गई। हमें नहीं पता, जर्मन ने उग्र स्वर में कहा। मुझे इस मूर्ख युवक की कहानी पर कोई विश्वास नहीं। यह सिर्फ उस लड़की को लेकर चिंतित है। क्या व्हिटबी लौट आया है? नहीं, हेनरी ने जवाब दिया। हमें अभी उसकी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तो विलियम स्मिथ ने सिर हिलाया। हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक वह नहीं आता। वह शायद इस वॉलेट को पहचान सके। ये अक्षर किसके हैं? मेरे, पृथ्वीराज ने कहा। तुम देखोगे कि ये पीछे से क्लिप किए गए हैं। मैंने खुद इन्हें लगाया था। हेनरी मुस्कुराया। डॉ पृथ्वीराज, ये बहुत ही अनोखी बात है, उसने कहा। और क्या मैं पूछ सकता हूं कि तुम्हें यह वॉलेट कहां से मिला? पृथ्वीराज झिंझका। वह असमंजस में पड़ गया। अगर उसने सच कहा तो वह भैरवनाथ को फंसाने से खुद को रोक नहीं सकता था, और उस युवक की मौजूदा स्थिति को देखते हुए उसे धोखा देना अमानवीय था। मुझे यह मिला, आखिरकार उसने कहा, यह तुरंत समझते हुए कि यह स्पष्टीकरण कितना कमजोर लगेगा। हेनरी ने कंधे उचका दिए। यह आदमी हमारा समय बर्बाद कर रहा है, उसने कहा। नहीं, तुम्हें शुभेंदु की जांच करनी चाहिए, जैसा कि मैं शुरू से कह रहा था। वे बिल्कुल उसी तरह के व्यक्ति को चुनते। अब इन दोनों का क्या किया जाए? इन्हें दूसरे कमरे में डाल दो, वह नहीं जिसमें से वह पागल युवक भागा था, विलियम स्मिथ ने कहा। फिर उसने भारी आवाज में पृथ्वीराज की ओर मुड़कर जोड़ा। तुम हॉल में चिमनी से जुड़े रास्ते से आए थे, मुझे लगता है। पृथ्वीराज ने सिर हिलाया। हमें वाइटबी का इंतजार करना होगा ताकि वह इस वॉलेट को देख सके, विलियम स्मिथ ने आगे कहा। फिर हम तय करेंगे कि क्या करना है। जो अजनबी अब तक निशिगंधा के पास खड़ा था, उसने उसके कंधे पर हाथ रखा। चलो, उसने कहा और उसे झटके से खड़ा कर दिया। पृथ्वीराज गुस्से से उसकी ओर मुड़ा, लेकिन तभी उसने अपनी पसलियों पर एक रिवॉल्वर की ठंडी नली महसूस की। वे उसी सीढ़ी की ओर बढ़ रहे थे जिससे पृथ्वीराज आया था, लेकिन जब वे दरवाजे के पास पहुंचे तो विलियम स्मिथ फिर से बोला। डॉक्टर पृथ्वीराज, उसने कहा, इधर आइए। अनिच्छा से पृथ्वीराज मुड़ा और डेस्क के सामने खड़ा हो गया, नीचे झांकते हुए उस मोटे जर्मन चेहरे की ओर जिसकी आंखें मुर्दा जैसी नीरस थीं। तो तुम वही विशेषज्ञ हो जिसका कोलकाता पुलिस में कई बार उल्लेख हुआ है, जर्मन ने अजीब तरह की धीमी आवाज में कहा। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। तुम्हारा नाम कई मामलों में आया है जिनमें मेरी गहरी रुचि थी। तुमने वाटरसाइड हत्या के मामले में गवाही दी थी, है ना? पृथ्वीराज ने सिर हिलाया। और एसटी गेट बैंक मामले में भी? हां। अगर तुम न होते तो न्यूमैन को कभी फांसी नहीं दी जाती। बहुत संभव है कि नहीं दी जाती। विलियम स्मिथ के भावहीन चेहरे पर हल्की लालिमा फैल गई। मेरे 3 सबसे अच्छे लोग, उसने कहा। डॉक्टर पृथ्वीराज, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। फिर उसने वेंडन को आदेश दिया, इन्हें छोटे कमरे में डाल दो और दरवाजा बहुत ध्यान से बंद कर दो। इसके बाद उसने पृथ्वीराज की ओर देखकर कहा, जब मुझे थोड़ा और समय मिलेगा तो मैंने खुद से एक और बातचीत का वादा किया है डॉक्टर। पृथ्वीराज। जिस कमरे में निशिगंधा और पृथ्वीराज को आधी रात में बेरहमी से धकेल दिया गया था, वह उन 3 कमरों में से एक था जो छोटी घुमावदार सीढ़ी की ओर खुलते थे, जो कर्नल नगेंद्रनाथ मुखर्जी के अध्ययन कक्ष तक जाती थी। यह कमरा अपेक्षाकृत खाली था, जिसमें कुछ पुराने बेकार टेपेस्ट्री और पर्दे पड़े थे। 2-3 यात्रा ट्रंक और एक कुर्सी थी। अन्य कमरों की तरह यहां की खिड़की भी ऊंचाई पर थी और लोहे की सलाखों से जड़ी हुई थी। कमरे में एक और दरवाजा था, लेकिन वह दूसरी ओर से भारी कुंडी से बंद था। पृथ्वीराज ने टॉर्च की रोशनी में पूरे कमरे की अच्छी तरह से जांच की, लेकिन जब उसे एहसास हुआ
कि यहां से भागना नामुमकिन था, तो वे दोनों चुपचाप टेपेस्ट्री पर बैठ गए। अब तक उन्होंने बहुत कम बातचीत की थी। पृथ्वीराज ने सिर्फ संक्षेप में भैरवनाथ के साथ अपनी मुलाकात और अलमारी से गुप्त रास्ते के जरिए यहां आने की कहानी सुनाई थी। निशिगंधा की कहानी इससे भी सरल थी। वह जब अपने कमरे की ओर जा रही थी, तभी उसे पकड़ लिया गया और हरे पर्दे वाले दरवाजे से घसीटकर ले जाया गया, जहां उससे पूछताछ की गई। दोनों को इस समय बात करने से कोई विशेष लाभ नहीं दिख रहा था। जर्मन ने उन्हें उनकी स्थिति की गंभीरता का पूरा एहसास करा दिया था। पृथ्वीराज को खुद पर बेहद पछतावा हो रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि यह सब उसकी ही गलती से हुआ है। निशिगंधा बहुत डरी हुई थी, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत थी कि वह इसे जाहिर न होने दे। जब चारों ओर की घनी चुप्पी और अंधकार उन पर हावी होने लगे, तो लड़की ने धीरे से पृथ्वीराज के हाथ पर अपना हाथ रखा। हम ठीक रहेंगे, उसने धीरे से कहा। तुम्हारा मुझे बचाने के लिए आना कमाल का था। पृथ्वीराज ने कड़वाहट भरी हंसी हंसते हुए कहा, लेकिन मैं तुम्हें बहुत दूर तक नहीं ले जा सका। लड़की ने अंधेरे में उसकी ओर देखा और उसने कहा, ओह, मुझे नहीं लगता। यहां होना वहां से बेहतर है। पृथ्वीराज ने उसका हाथ थाम लिया और एक असामान्य तेजी से बोला, भगवान की कसम, उन्होंने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई? ओह नहीं, कुछ खास नहीं। उसके स्वर से स्पष्ट था कि वह अपनी भयावह स्थिति को हल्का करने की कोशिश कर रही थी। मैं डरी हुई थी, लेकिन ज्यादा चोट नहीं लगी। पर तुम्हें देखकर अच्छा लगा। पृथ्वीराज, ये लोग हैं कौन? वे यहां क्या कर रहे हैं? ये सब क्या चल रहा है? पृथ्वीराज ने अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया और अंधेरे में कराह उठा। मैं खुद को मार सकता हूं, उसने कहा। यह सब मेरी ही गलती है। मैंने एक बेवकूफी भरा, हठीला और मूर्खतापूर्ण काम किया जब मैंने उन दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। मुझे नहीं पता था कि हम किससे टकरा रहे हैं। लड़की ने गहरी सांस ली। तो तुमने सच कहा था? क्या सच में तुमने उन कागजों को नष्ट कर दिया जिनकी वे तलाश कर रहे हैं? हां, पृथ्वीराज ने गुस्से से कहा। मैंने शुरू से ही बेवकूफी की है, उसने कहा। मैं बहुत ज्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रहा था, और अब मैंने तुम्हें, जिसे मैं अपनी जान से ज्यादा सुरक्षित देखना चाहता हूं, इस भयानक मुसीबत में डाल दिया है। मैंने सच का पता तो लगाया, वह आगे बोला, लेकिन उसका आधा ही हिस्सा, और मूर्खों की तरह मैंने बिना पूरी जानकारी के ही कार्रवाई कर दी। हे भगवान, मैं कितना बड़ा मूर्ख हूं। लड़की उसके करीब खिसक आई और अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। बताओ, उसने कहा। पृथ्वीराज अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए बोलने के लिए उत्सुक था, इसलिए उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, इस डर से कि शायद कोई बंद दरवाजे के दूसरी तरफ उनकी बातें सुन रहा हो। कर्नल नगेंद्रनाथ मुखर्जी की हत्या ने मेरी आंखें खोल दी, उसने कहा। और फिर जब मैंने शव को देखा और यह महसूस किया कि उसके चेहरे पर रखी प्लेट की कोई जरूरत नहीं थी, बल्कि वह सिर्फ एक ढोंग था, तभी मुझे समझ आया कि हम अपराधियों से निपट रहे हैं। इसके बाद जब मैंने गहराई से सोचना शुरू किया, तो मुझे एक विचार आया, पूरी सच्चाई नहीं लेकिन उसके करीब। उसने एक पल के लिए रुककर लड़की को और करीब कर लिया। मुझे लगा कि विलियम स्मिथ और हेनरी संभवतः अमेरिका के कुख्यात सिमिस्टर गैंग के सदस्य हो सकते हैं, जो कुख्यात बैंक लुटेरे थे। उनके दो मुख्य सरगनाओं के वर्णन इनसे काफी मेल खाते थे, और मैं जल्दबाजी में यह मान बैठा कि ये वही लोग हैं। तो जब वे दस्तावेज मेरे हाथ लगे, तो मैंने अंदाजा लगाया कि वे क्या थे। लड़की उसकी ओर देखने लगी। वे क्या थे? उसने पूछा। पृथ्वीराज थोड़ी देर के लिए झिनका। इस बार मैं कोई पक्का दावा नहीं करना चाहता, उसने कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं गलत हो सकता हूं। इन बड़े अपराधी गिरोहों में चोरी की कला को इतनी पूर्णता तक पहुंचा दिया गया है कि इनका आंतरिक प्रबंधन किसी विशाल व्यावसायिक संस्था के समान लगता है। आधुनिक अपराधी गिरोह शौकिया लोगों से नहीं बने होते। हर व्यक्ति का अपना एक विशिष्ट कार्य क्षेत्र होता है जिसमें वह निपुण होता है। यही कारण है कि पुलिस के लिए असली अपराधी को पकड़ना मुश्किल हो जाता है
और वे अक्सर केवल उन मोहरों को पकड़ पाते हैं जो असल चोरी को अंजाम देते हैं। वह रुका और लड़की ने अंधेरे में सिर हिलाया। मैं समझ रही हूं, उसने कहा। पृथ्वीराज ने फुसफुसाते हुए अपनी बात जारी रखी। बहुत बड़े गिरोह जैसे कि सिमिस्टर का गिरोह इस सहकारी भावना को चरम सीमा तक ले जाते हैं, वह आगे बोला, और कई मामलों में कोई बड़ी चोरी पूरी तरह से योजना बनाकर अंजाम दी जाती है, जबकि उसका मास्टरमाइंड अपराध के समय घटनास्थल से सैकड़ों मील दूर होता है। इस तरह एक अत्यंत चतुर अपराधी दिमाग वाला व्यक्ति अपने अपराधों की योजना बना सकता है और बिना किसी खतरे में पड़े उन्हें बेच सकता है। जो चीज मुझे मिली थी, मुझे पूरा यकीन है कि वह एक संपूर्ण अपराध योजना थी जो किसी विशेषज्ञ ने आखिरी बारीकी तक तैयार की थी। शायद वह एक बैंक डकैती की योजना थी, लेकिन मैं पूरी तरह से निश्चित नहीं हूं। निशिगंधा ने अपना सिर उठाया। लेकिन क्या वे इसे लिखित रूप में रखते? उसने पूछा। क्या वे इतना जोखिम उठाते? पृथ्वीराज कुछ पल के लिए चुप रहा। पहले तो यह बात मुझे भी परेशान कर रही थी, उसने स्वीकार किया। लेकिन जरा हालात पर विचार करो। यह एक ऐसा संगठन है जिसके पास असीमित संसाधन है, लेकिन जिसका हर कदम पूर्ण गोपनीयता में उठाया जाता है। बहुत से लोग कोलकाता पुलिस की दक्षता का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वे लोग नहीं जो कभी इसके सामने आए हैं। ऐसी स्थिति में अगर इस संगठन का नेतृत्व एक ऐसा दिमाग कर रहा हो जो सरल, दृढ़ निश्चयी और अत्यंत व्यावहारिक हो, जो एक बार में सिर्फ एक चीज पर ध्यान केंद्रित करता हो लेकिन उसमें हर बारीकी पर ध्यान देता हो, तो क्या होगा? विलियम स्मिथ? निशिगंधा ने धीरे से पूछा। पृथ्वीराज ने अंधेरे में सिर हिलाया। हां, उसने कहा, विलियम स्मिथ, यह उसका एक नाम है। वह रुका और फिर नए जोश के साथ आगे बढ़ा। अब जरा इसके गिरोह के मुख्य दिमाग की कल्पना करो, उसने जारी रखा। एक ऐसा व्यक्ति जिसमें एक प्रतिभाशाली दिमाग हो, लेकिन जो नैतिक रूप से भ्रष्ट हो, जिसे कूटनीतिज्ञ बनने के बजाय अपराधी बना दिया गया हो। यह व्यक्ति पुलिस से बचा रहना चाहिए, किसी भी कीमत पर। निशिगंधा उसके और करीब सिमट गई। बोलते रहो, उसने कहा। पृथ्वीराज की आवाज अब फुसफुसाहट से भी धीमी थी, लेकिन उसमें गहरा जोश और दृढ़ता थी। इसलिए उसे गिरोह से दूर रखा जाना जरूरी था, उसने कहा। तो क्यों ना उसे किसी सुनसान जगह पर एक मासूम बूढ़े सज्जन की तरह रहने दिया जाए, एक बीमार व्यक्ति जो अपनी सेहत के लिए लंबी सैर पर निकलता है, लेकिन वास्तव में रास्ते में वह अपनी पहचान बदलता है और कुछ घंटों के लिए पूरी तरह से दूसरा व्यक्ति बन जाता है। हर बार वही नहीं, उसने समझाया, बल्कि जरूरत के अनुसार अलग अलग रूप अपनाता है। कभी एक सम्मानित उपनगर का निवासी जो किसी बैंक मैनेजर का दफ्तर देखने के बहाने छोटा खाता खोलना चाहता है, कभी एक बीमा एजेंट जब किसी चौकीदार से मिलना हो, कभी एक खुशमिजाज खुले दिल वाला आदमी जब क्लर्कों से जानकारी निकालनी हो, और जैसे ही उसका काम पूरा हो जाता है वह हर बार हवा में गायब हो जाता है। फिर से वही साधारण बूढ़ा बीमार व्यक्ति बनकर अपनी पुरानी कार में घूमता रहता है। उसकी आवाज अंधेरे में धीरे धीरे मंद पड़ गई और निशिगंधा एक झटके में सीधी हो गई। कर्नल, उसने फुसफुसाकर कहा। हां, पृथ्वीराज ने धीरे से कहा, मुझे पूरा यकीन है वही अपराधों का मास्टरमाइंड था। विलियम स्मिथ उन्हें संगठित करता था और अच्छी तरह प्रशिक्षित गिरोह उन्हें अंजाम देता था। योजनाओं को लिखित रूप में रखना जरूरी था, उसने आगे कहा, क्योंकि यदि ऐसा नहीं किया जाता तो इसका मतलब होता कि कर्नल को हर बार गिरोह के साथ लंबा समय बिताना पड़ता ताकि वह अपनी योजनाएं समझा सके। लेकिन यह ज्यादा सुरक्षित था कि वे उसे जाने ही न और वह उन्हें न जाने। यही वजह थी कि विलियम स्मिथ को एक बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती थी गद्दारी से बचने के लिए। कर्नल नगेंद्रनाथ मुखर्जी की योजनाएं एक निश्चित बाजार मूल्य रखती थीं। वे किसी भी अपराधी गिरोह के लिए मूल्यवान थीं जो उन्हें हासिल कर सकता था। इसलिए जैसा कि मैंने कहा, इस खतरे को कम करने के लिए नगेंद्रनाथ मुखर्जी को यहां लगभग एक कैदी की तरह विलियम स्मिथ द्वारा रखा गया था। मुझे लगता है कि गिरोह के किसी भी सदस्य को उसने केवल तभी देखा होगा जब हेनरी और कोई अन्य साथी उसे मिलने आए होंगे
या तो एक अपराध की योजना लेने के लिए या अगली चोरी की चर्चा करने के लिए। ऐसे मौकों पर नगेंद्रनाथ मुखर्जी का तरीका यह था कि वह शुभेंदु को अपने घर में एक पार्टी आयोजित करने के लिए आमंत्रित करता, ताकि इस बहाने उसके दूसरे मेहमानों पर ध्यान न जाए जो संभवतः पुलिस द्वारा पहचाने जा सकने वाले लोग होते। वह रुका और गहरी सांस ली। अब तक, उसने कहा, मैं लगभग सही था, लेकिन मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। और वह, लड़की की आवाज उत्तेजना से कांप रही थी। वह, पृथ्वीराज ने गंभीरता से कहा, विलियम स्मिथ को सेमिस्टर समझने की घातक गलती थी। सेमिस्टर एक धूर्त अपराधी है जिसके बारे में अच्छी और बुरी दोनों तरह की कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन एब्रहार्ड वॉन फेबर के बारे में कोई हंसी मजाक नहीं करता। वह बिना किसी संदेह के इस युग का सबसे कुख्यात और घिनौना अपराधी है, और मैंने हम सबको, तुम्हें भी, उसके हाथों में झोंक दिया है। लड़की ने सिहरन को दबाने की कोशिश की, लेकिन वह आत्मविश्वास से पृथ्वीराज से लिपटी रही। लेकिन क्यों? उसने अचानक कहा। वे सफल क्यों नहीं हुए? कर्नल ने विलियम स्मिथ को दस्तावेज क्यों नहीं सौंपे? और सब कुछ योजना के अनुसार क्यों नहीं हुआ? पृथ्वीराज ने हलचल की। हो जाता, उसने कहा, लेकिन यहां दोहरी गद्दारी हो रही थी। कर्नल अपने बॉडीगार्ड, भिटपी और नौकर के बावजूद सेमिस्टर के गिरोह से संपर्क कर चुका था और उनके साथ किसी तरह का समझौता कर लिया था। यह तो सिर्फ मेरा अनुमान है, लेकिन मेरा मानना है कि कर्नल की योजनाएं कभी इस घर से बाहर नहीं गईं, और उसका सेमिस्टर के प्रति रुख यही रहा होगा कि अगर तुम इन्हें मुझसे जोड़े बिना हासिल कर सकते हो तो मैं इन्हें बेच सकता हूं। इसीलिए सेमिस्टर ने हमारे दोस्त मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी को भेजा, ताकि वह शुभेंदु की पार्टी में बिना विलियम स्मिथ की नजर में आए शामिल हो सके। निशिगंधा सीधी होकर बैठ गई। समझ गई, उसने कहा। लेकिन फिर? पृथ्वीराज, कर्नल का कत्ल किसने किया? अरे, गिरोह के किसी सदस्य ने, निश्चित रूप से। जब उन्हें पता चला कि उसने उनके साथ गद्दारी की है। लड़की कुछ देर चुप रही, फिर बोली, वे बहुत तेज थे। पृथ्वीराज ने झटके से ठुड्डी उठाई। यह सवाल उसने पहले कभी नहीं उठाया था। क्या मतलब? उसने पूछा। निशिगंधा ने अपनी बात दोहराई। वे बहुत तेज थे, उसने कहा। अगर कर्नल को दिल का दौरा नहीं पड़ा था तो उसकी हत्या तब हुई जब हम खंजर के साथ खेल रहे थे, बल्कि उससे भी पहले, जब वह मेरे हाथ में आया ही नहीं था। क्या उन्होंने बूढ़े आदमी को दस्तावेज सौंपते हुए देखा था? और अगर देखा तो उन्होंने उसे क्यों मारा, और भैरवनाथ मुखर्जी को क्यों नहीं? पृथ्वीराज चुप रहा। उसने इस दृष्टिकोण से कभी नहीं सोचा था। उसकी जानकारी में सीढ़ियों पर हुई झड़प को छोड़कर किसी ने भैरवनाथ मुखर्जी को देखा ही नहीं था। इसके अलावा निशिगंधा ने कहा, अगर तुम्हें याद हो तो विलियम स्मिथ को उस समय आश्चर्य हुआ था जब तुम्हारी बातों से संकेत मिला कि नगेंद्रनाथ मुखर्जी ने उनके साथ गद्दारी की थी। पृथ्वीराज ने सिर हिलाया। वह घटना उसकी याद में वापस आ गई। निशिगंधा धीमी आवाज में आगे बोली, तो भैरवनाथ मुखर्जी ही हत्यारा था। पृथ्वीराज चौंक गया। ओह नहीं, उसने कहा, ऐसा तो मैं एक पल के लिए भी नहीं सोच सकता, बल्कि मैं पूरी तरह से निश्चित हूं कि वह नहीं था। उसकी यादों में वह दृश्य लौट आया। यकीन करना मुश्किल था कि यह सब उसी दोपहर हुआ था जब मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी को कर्नल की हत्या की खबर मिली थी। मैं पूरी तरह से निश्चित हूं, उसने दोहराया। और इसके अलावा, उसने आगे जोड़ा, अगर वॉन फेबर ने हत्या नहीं की थी तो वह किसी और के अपराध को छुपाने के लिए इतनी एहतियात क्यों बरतता? निशिगंधा इस पर चुप रही और पृथ्वीराज ने अपनी बात जारी रखी। इसमें कोई शक नहीं कि कर्नल ने गिरोह को धोखा देने का इरादा किया था, उसने कहा। वे दस्तावेज अत्यंत परिष्कृत थे, बेहतरीन कागज पर लिखे गए थे और अक्षर इतने छोटे थे कि उन्हें पढ़ने के लिए एक आवर्धक कांच की आवश्यकता होती। वे कोट में थे, ऐसा कोट जिसे मैं नहीं पहचानता, और केवल छोटे छोटे नक्शे ही इस बात का संकेत देते थे कि वे क्या थे। वे सभी एक पॉकेट बुक की अस्तर में सिल दिए गए थे, जिसे विलियम स्मिथ ने तब नहीं पहचाना जब मैंने उसे दिखाया। ओह, मैं कितना मूर्ख था कि मैंने उसे नष्ट कर दिया।
उसके स्वर में गहरी पछतावा था और कुछ क्षणों तक लड़की कुछ नहीं बोली। फिर वह धीरे से उसके ओर करीब सरकी, मानो अपने प्रश्न से उसे असहज महसूस कराने के लिए क्षतिपूर्ति कर रही हो। तुमने ऐसा क्यों किया? उसने आखिरकार पूछा। पृथ्वीराज कुछ देर चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस ली। मैं एक मूर्ख, दखल देने वाला, भला चाह करने वाला इंसान था, उसने कहा, और इस धरती पर इससे ज्यादा खतरनाक प्राणी कोई नहीं है। मैंने यह आंशिक रूप से आवेग में और आंशिक रूप से इसलिए किया क्योंकि मुझे उस समय यही सबसे सही निर्णय लगा। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हम किससे टकराने वाले थे। सबसे पहले मुझे लगा कि अगर मैंने उसे नष्ट कर दिया तो मैं कम से कम एक अपराध को रोक सकता हूं। देखो, मेरे पास इसे डिकोड करने का कोई तरीका नहीं था और न ही इतना समय था कि मैं इससे कोई जानकारी निकालकर कोलकाता पुलिस को सतर्क कर सकता। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि लूटे जाने वाला बैंक कौन सा था, या यह भी कि यह बैंक ही था या नहीं। मैं बस यह जानता था कि हम बहुत खतरनाक लोगों के खिलाफ थे, क्योंकि पहले ही एक आदमी की हत्या हो चुकी थी, संभवतः उन्हीं दस्तावेजों की वजह से। लेकिन मुझे यह जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे इतनी व्यापक साजिश को अंजाम देने का सपना भी देख सकते हैं। वह रुका और अपना सिर झटका। मुझे तब एहसास नहीं हुआ, उसने आगे कहा, कि यहां कोई दोहरी गद्दारी हो रही थी और मैंने यह मान लिया था कि पॉकेटबुक तुरंत पहचानी जाएगी। हमारी स्थिति को देखते हुए यह भी स्वाभाविक था कि मैं पूरे गिरोह के खिलाफ टिक नहीं सकता था और यह लगभग तय था कि वे अपनी योजनाएं वापस हासिल कर लेंगे और मैं कुछ भी करने में असमर्थ रहूंगा। इसलिए पूरी तरह से आवेग में आकर मैंने उन योजनाओं को जलती हुई अंगीठी में फेंक दिया और आग लगा दी। यह ठीक उसी से पहले हुआ जब मैं तुमसे बगीचे में बात करने गया था। अब जाहिर है विलियम स्मिथ मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा, और अगर कर भी ले तो मुझे लगता है कि वह हम सबसे बदला लेगा। सच कहूं तो हम बहुत बुरी स्थिति में फंस चुके हैं। अगर हम यहां से निकल भी गए तो इस घर से बाहर नहीं जा सकते और वह हन किसी भी हद तक जा सकता है। ओ मेरी प्यारी, काश तुम यहां न होती। ये अंतिम शब्द आत्मगिलानी से निकल पड़े। निशिगंधा उसके कंधे से और करीब सट गई। मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहां हूं, उसने कहा। अगर हमें मुसीबत झेलनी ही है तो हम साथ में इसका सामना करेंगे। देखो, हम घंटों से बात कर रहे हैं, सुबह होने वाली है, आज कुछ न कुछ बदल सकता है। क्या इन लोगों के यहां कोई डाकिया, दूध वाला या तार लाने वाला नहीं आता? पृथ्वीराज ने सिर हिलाया। मैंने इस बारे में सोचा है, उसने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे सभी लोगों को गेट पर ही रोक दिया जाता है, और वैसे भी आज रविवार है। फिर उसने थोड़ा उज्ज्वल स्वर में जोड़ा, कुछ दिनों में हम में से कुछ के बारे में पूछताछ जरूर होगी, लेकिन इससे पहले वॉन फेबर क्या कर सकता है, यही मुझे चिंता में डाल रहा है। निशिगंधा ने गहरी सांस ली। मुझे सोचना ही नहीं है, उसने कहा। फिर करुणा से जोड़ा, ओह पृथ्वीराज, मैं बहुत थक गई हूं। अपने आखिरी शब्द पर उसका सिर पृथ्वीराज के सीने से भारी होकर टिक गया, और तभी उसे अचानक एहसास हुआ कि वह अभी भी एक बच्ची ही थी जो इस भयावह स्थिति के बावजूद सो सकती थी। वह वहीं दीवार से पीठ टिकाकर बैठा रहा, उसे अपनी बाहों में संभाले हुए, और सामने धीरे धीरे उजास होती हुई कमरे की ओर देखता रहा। उसकी आंखों में चिंता और बेचैनी भरी थी। धीरे धीरे कमरा और उज्ज्वल होता गया और सूरज पहले फीका और फिर चमकदार ऊंची खिड़की से अंदर झांकने लगा, अपनी उस शांति के साथ जो किसी तरह रविवार की सुबह को विशेष बना देती है। बाहर से उसे दूर कहीं मवेशियों की मध्यम आवाज और पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दी। अपने परेशान करने वाले विचारों के बावजूद शायद वह कुछ देर के लिए ऊंघ गया था, क्योंकि अचानक वह चौंक कर जागा और पूरी तरह सतर्क होकर सुनने लगा। उसके कान खिंचे हुए थे और उसके चेहरे पर असीमित विस्मय की छाया थी। कहीं पास से, शायद उसी कमरे से जिसकी दरवाजा अंदर से बंद था, एक अजीबोगरीब आवाज सुनाई देने लगी। यह एक भजन था जिसे ऐसी कठोर दृढ़ता से गाया जा रहा था जैसा पृथ्वीराज ने अपने जीवन में पहले कभी नहीं सुना था। आवाज स्त्री की थी, तीखी और ऊंची। ऐसा लग रहा था मानो कोई प्रतिशोधी देवी क्रोध में भरकर गा रही हो।
वह स्पष्ट रूप से शब्दों को सुन सकता था जिनमें धार्मिक उत्साह के नीचे कहीं एक क्रूर आनंद भी छुपा था। ओह, व्यर्थ हैं दुख के सभी बाहरी चिन्ह और प्रार्थना की व्यर्थ है विधि, जब तक हृदय से न हो याचना और न हो सच्ची पश्चाताप की पीड़ा। फिर और अधिक जोर देकर हम छाती पीटते हैं, हम व्यर्थ आंसू बहाते हैं। व्यर्थ है राख में विलाप करना, जब तक सच्ची पश्चाताप की पीड़ा से। उस उन्मत्त स्वर में जो आत्मसंतोष से भरा हुआ था और क्षमाशील हृदयों से अपरिचित था, भजन अपने चरम पर पहुंच गया, जब तक सच्ची पश्चाताप की पीड़ा से आत्मा विदीर्ण न हो। आखिरी स्वर धीरे धीरे मौन में विलीन हो गया और फिर एक लंबा फैला हुआ आहा हा में सुनाई दिया। फिर सब कुछ शांत हो गया। नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में, जहां संगीत और कहानियां एक नई जिंदगी पाती हैं। अगर आपको दिल को छू लेने वाले गीत और मनमोहक कहानियां पसंद हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को टैप करें ताकि हर नया गाना और कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, सपने देखें, सुरों में खो जाएं और कहानियों की दुनिया में डूब जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।